लोकसभा चुनाव से ठीक पहले करनाल से 2 बार सांसद रह चुके अरविंद शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अरविंद शर्मा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंद शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर, अब एयर स्ट्राइक हुई, इसके ऊपर आप सवाल उठाते हैं। आप किस तरह की बातें करते हैं? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद शर्मा के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुशी जताई। इन्होंने इच्छा जताई कि मैं देश की सेवा अब मैं भारतीय जनता पार्टी के मार्ग से, रास्ते से करना चाहता हूं। हमने भी इनका स्वागत किया है। अरविंद शर्मा 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर करनाल से सांसद बने थे, लेकिन 2014 में बीजेपी के अश्विनी चोपड़ा ने उनको हरा दिया। उस हार के कुछ महीने बाद अरविंद शर्मा ने बीएसपी ज्वाइन कर ली थी। लोकसभा चुनाव से पहले देश में पाला बदल पॉलिटिक्स की एक बयार सी चल पड़ी है। सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और बड़े बड़े नेता अपनी पार्टियों को फाइनल लड़ाई से ठीक पहले गच्चा दे रहे हैं, जिसका सीधा असर आने वाले चुनाव पर पड़ना तय है। हर पार्टी की नजर दूसरी पार्टी के नाराज नेताओं पर है। कई नेता टिकट न मिलने की वजह से नाराज थे, चुनाव लड़ने के लिए झंडा बदलने तक को तैयार हो गए। पाला बदलने का खेल पश्चिम बंगाल से गुजरात तक चल रहा है। केरल से उत्तराखंड तक बड़ी बड़ी पार्टियों की जमीन खिसक रही है। महाराष्ट्र में भी भगदड़ मचती दिख रही है। हालांकि चुनाव से पहले पाला बदलने के खेल में पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन नए चेहरों की सबसे ज्यादा भर्तियां बीजेपी में ही हो रही हैं। चुनावी बिसात के आखिरी दौर में अमित शाह की चाल सटीक बैठती दिख रही है, जिसने सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को भी दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से 4 बार के विधायक अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो भाटपाड़ा विधानसभा सीट से चुने गए थे। उन्हें दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने अंगवस्त्र पहनाकर सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होते ही अर्जुन सिंह ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले ममता के बयान के बहाने उन पर निशाना साधा। ऐसा बयान से मैं इतना दुखित हुआ कि मैं किस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं, जिसके लिए देश हित सर्वोपरि नहीं है, उसके लिए है उसका अपना वोटर, कैसे हम अपना वोट सुरक्षित रखें। इस स्थिति में उस पार्टी के साथ काम करना बहुत ही कष्टदायक था। एयर स्ट्राइक पर ममता के बयान को वोट बैंक की सियासत से जोड़ने पर कैलाश विजयवर्गीय बहुत खुश दिखे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता को और झटके देने का इशारा किया। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रही है और मुझे दिख भी रहा है। और ये जो अर्जुन सिंह, ये आज न कामा है न पूर्णविराम, लगातार अभी इस प्रकार का प्रवेश अभी जारी रहेगा। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके मुकुल रॉय ने भी अर्जुन सिंह के बीजेपी में आने को ट्रेलर बताया और कुछ ही दिन में पूरी फिल्म रिलीज करने का दावा किया, जो लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी को तोड़ने की बीजेपी की रणनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ और टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले टीएमसी सांसद मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद विष्णुपुर से टीएमसी के लोकसभा सांसद सौमित्र खान बीजेपी में शामिल हो गए। 2 ही दिन पहले गतिविधियों का आरोप लगाकर अनुपम हाजरा को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन कांग्रेस को भी बीजेपी ने एक बड़ा झटका केरल में दिया, जहां सालों से गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले टॉम वडक्कन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में चल रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद के ठीक बराबर वाली सीट पर बैठे दिखे। टॉम वडक्कन के बीजेपी में शामिल होने के बाद टीवी चैनलों के पास पहुंची ये उनकी पहली तस्वीर थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पहले रविशंकर प्रसाद ने उन्हें बीजेपी का अंगवस्त्र पहनाया और फिर एक गुलदस्ता देकर बीजेपी में उनका स्वागत किया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में टॉम वडक्कन ने साफ कहा कि एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस के बयानों ने उन्हें पार्टी बदलने पर मजबूर कर दिया। पुलवामा पर अटैक हुआ, देश पर अटैक था, और जब हिंदुस्तान का सेना ने उल्टा वार किया तो आप ये पूछने लग गया कि भाई वो क्या किया नहीं किया। देखिए, देशभक्ति के सामने मुझे और कोई भक्ति नहीं है। साथ में ये भी कह दिया कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पाला नहीं बदला। केरल से बीजेपी में चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की ओर से। अनकंडीशनल सपोर्ट है, मैंने कुछ नहीं मांगा, ना उन्होंने कुछ मुझे दिया। खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा। लेकिन सालों तक कांग्रेस के वफादार रहे टॉम वडक्कन ने दिल्ली से केरल तक हलचल मचा दी। और सबसे ज्यादा उठपटक का माहौल गुजरात में है। गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बेहद आक्रामक दिख रही है। पिछले 4 दिनों में कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें सबसे ताजा नाम जामनगर ग्रामीण सीट से विधायक वल्लभ धारविया का है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। धारविया से पहले कांग्रेस के विधायक परसोत्तम साबरिया ने भी विधायक पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। जबकि 8 मार्च को कांग्रेस विधायक जवाहर चावड़ा भी
विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। फरवरी में ही कांग्रेस विधायक आशा पटेल भी पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई थी। पिछले साल जुलाई में कांग्रेस के सीनियर विधायक कुंवर जी बावलिया इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बाद में उपचुनाव जीतकर विजय रूपाणी सरकार में मंत्री बना दिए गए। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 182 सीटों में 77 सीटें जीती थी, लेकिन अब उसके पास केवल 71 विधायक बचे हैं। और इसी पाला बदल पॉलिटिक्स से महाराष्ट्र भी अलग नहीं है। एनसीपी और कांग्रेस में सीटों के विवाद की वजह से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका है। जब विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस इस झटके से अब तक उबर नहीं पाई है। मामला तो गंभीर है पार्टी के लिए, नो डाउट। देखते हैं उसमें क्या रास्ता, आज की इस विद्यमान परिस्थिति में क्या करने की आवश्यकता है, हम बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राधाकृष्ण विखे पाटिल ने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। मीडिया को दो टूक कह दिया है कि वो अहमदनगर सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेंगे। अहमदनगर प्रचार में नहीं करूंगा। अहमदनगर सीट से राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट छोड़ने पर एनसीपी राजी नहीं हुई और सीट एनसीपी के हिस्से में जाते ही सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी में नाराज चल रही विधायक अलका लांबा ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए हैं। अलका लांबा ने साफ किया कि उन्हें अब न्योते का इंतजार। देखिए, अभी तक कांग्रेस की तरफ से मेरे पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। देखिए, कांग्रेस फैसला करेगी। अगर मुझे उनके घर आना है या आपके घर भी जाना, ही फैसला आप करेंगे कि मुझे स्वीकार करेंगे नहीं। बिन बुलाए मेहमान का तो कहीं भी स्वागत नहीं होता। ये प्रस्ताव आता है कांग्रेस की तरफ से तो क्या अलका लांबा जाएंगे? मेरे लिए ये बहुत बड़ी, अपने लिए मैं कहूँगी, मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी, क्योंकि मैंने 20 साल कांग्रेस में दिए हैं। आज भी अंदर से पूरी तरह गांधीवादी विचारधारा से मैं संबंध रखती हूँ और पूरी तरह भाजपा की विचारधारा के खिलाफ मेरा पिछले 25 साल का संघर्ष रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में कार्यक्रम में कहा कि 2019 का चुनाव आखिरी चुनाव है। साथ ही साक्षी महाराज ने कहा कि 2014 में मोदी लहर थी, लेकिन इस बार मोदी नाम की सुनामी चल रही है। मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद मैं सन्यासी हूँ, मन में जो आता कह देता हूँ, अनुभव करता हूँ। इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा, केवल यही चुनाव है और ये चुनाव देश के नाम पर लड़ा जा रहा है। लंबे वक्त तक चली राजनीतिक खींचतान के बाद लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी और अपना दल एस में सीटों को लेकर समझौता हो गया। इसकी जानकारी खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर दी। जानकारी के मुताबिक अपना दल एस उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें मिर्जापुर लोकसभा सीट से फिर अनुप्रिया पटेल ही चुनाव लड़ेंगी, जबकि दूसरी सीट के लिए अपना दल ने प्रतापगढ़, रॉबर्ट्सगंज, डुमरियागढ़, इलाहाबाद शहर और फूलपुर लोकसभा सीटों के विकल्प दिए और दूसरी लोकसभा सीट और उम्मीदवार उतारने का फैसला दोनों दल के नेता मिलकर करेंगे। यूपी में सीटों पर समझौता अमित शाह और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल के बीच हुई बैठक के बाद हुआ। 2014 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से अपना दल के कुंवर हरिवंश सिंह चुनाव जीते थे। उन्होंने अब अपनी अलग पार्टी बना ली है। अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल भी अब उनके खिलाफ हैं और नई पार्टी बना चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बीते 5 साल में उनकी सरकार ने 3 बार आतंकियों पर स्ट्राइक की, लेकिन तीसरी स्ट्राइक कहां की गई, इस बात से पर्दा नहीं उठाया। आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि आपने भारत ने पाकिस्तान पर 3 सर्जिकल स्ट्राइक्स की। 2 के बारे में तो आपने बात करी और तीसरे के बारे में आपने कुछ तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैंने ये नहीं कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की। जी। पाकिस्तान के ऊपर मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि विगत 5 वर्षों में 3 बार हम लोगों ने स्ट्राइक की है। तो 2 की तो सबको जानकारी है। इसका मतलब ये तीसरी कहाँ हुई है? तीसरी बस इतना, ये बात तो तय है कि मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ। जी। और आपने ये भी छोड़ दिया है कि 2 मैंने पाकिस्तान में कहा, तो तीसरी पाकिस्तान पे नहीं हुई है, ये ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ वो नहीं है, बस ये क्यों तो कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। वो तीसरी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो 2 ही है। अच्छा, तीसरी पाकिस्तान में नहीं, कहीं और हुई है? हाँ ये सच्चाई है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने दिल्ली में हुंकार रैली के दौरान भीमा कोरेगांव दोहराने की धमकी दी। मेरठ के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो दिल्ली में रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और भीमा कोरेगांव जैसी हिंसा दोहराने की धमकी दी। अत्याचारी होता है, वो कभी जो है मनुवाद का पोषक कभी तुम्हारा जो है विदेशी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। यही नहीं, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने पीएम को दलित विरोधी बताया।
प्रधानमंत्री दलित विरोधी है। मैं एमपी बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अगर एमपी बनने के लिए लड़ता तो रिजर्व सीट पे लड़ता, सुरक्षित पे। मैं प्रधानमंत्री जो दलित विरोधी है उसे बता दूंगा कि वो अब दलित से गुमराह नहीं होंगे, दलित ही उसे सबक सिखाएंगे। हालांकि बाद में चंद्रशेखर ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने भीमा कोरेगांव पर दिए अपने बयान को इतिहास से जोड़कर देखने की बात कही। हाँ, वो थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूँ। मीडिया को पता लग जाना चाहिए भीमा कोरेगांव है क्या। 1 जनवरी 1818 जब गुलामी काटना चाहता था महार समाज अपने, तो महार रेजिमेंट के जो लोग हैं उन्होंने जिनके गले में जो हांडियाँ लटकाई जाती थी, पीछे झाड़ बांधे जाते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में पेशवाओं के खिलाफ युद्ध किया। मराठा भी उस युद्ध में जो है महारों के साथ थे। तो वो इतिहास है, शौर्य का प्रतीक है हमारा कि हमने जब संविधान नहीं था तब भी गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, सम्मान स्वाभिमान के लिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क पर उतरे कारोबारियों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंकते हुए चीनी सामान के बहिष्कार की मांग की। चीन के खिलाफ कारोबारियों का यह गुस्सा आतंकी मसूद अजहर को बचाने पर था, जिसके विरोध में कारोबारियों ने चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग की। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों ने हाथ में पोस्टर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर लेकर नारेबाजी की। सामानों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। इसके बाद भी शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगा रहे कारोबारियों ने उनकी तस्वीर में आग लगा दी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमीन पर जूते पटककर चीन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। गुस्साए कारोबारियों ने देश भर के लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की मांग की। जब तक अजहर मसूद के खिलाफ कोई कार्रवाई की फैसला न हो जाए या कार्रवाई का निर्णय न हो जाए, तब तक चीनी के सामान का बहिष्कार करें और चीनी राष्ट्रपति के पुतले जलाएं। इसके साथ ही कारोबारियों ने चीन के साथ कारोबार बंद करने की भी अपील की। सरकार से भी आह्वान है, आने वाली सरकारों से आह्वान है कि चीनी प्रोडक्ट का हिंदुस्तान में आना जाना आवागमन बंद करें। वहीं गुस्साए लोगों ने चीन को चेतावनी भी दी कि जब तक वो आतंकियों को बचाने का काम करेगा तब तक उसका बहिष्कार किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अरुण सिंह। प्रियंका गांधी होली के बाद अमेठी और अयोध्या जा सकती हैं। अरुण, क्या है ब्रेकिंग? देखिए, पहले चरण में प्रियंका गांधी सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देती नजर आ रही हैं। वाराणसी का उनका दौरा तय हो गया है। 18 तारीख को प्रयागराज वो पहुंचेंगी और उसके बाद 19-20 2 दिन का और आगे प्रोग्राम है, जिसमें वो न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगी, विंध्यवासिनी धाम का दर्शन करेंगी, बल्कि गंगा में बोट के जरिए यात्रा करके वो एक तरह से पोल खोलने की कोशिश करेंगी। जो उनकी रणनीति है कि गंगा की सफाई का क्या हुआ, गंगा के घाटों का क्या हुआ, और वो जो वाराणसी में 80 घाट है वहां पर एक छोटी सी सभा को भी संबोधित करेंगी, रोड शो करेंगी। तो एक तरह से पहला चरण पूरा करने के बाद वो होली के लिए दिल्ली लौटेंगी 21 तारीख को। और उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम बन रहा है वो अमेठी और अयोध्या का बन रहा है। फैजाबाद से निर्मल खत्री जो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको टिकट दे दिया गया है। तो अब प्रियंका गांधी अवध क्षेत्र में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी होली के बाद, जिसके दौरान वो हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए भी जा सकती हैं। तो एक तरह से अयोध्या का जो सियासी महत्व है उसको भी देखते हुए पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रोग्राम वहां का बनाया है। हनुमानगढ़ी के दर्शन को लेकर के और कहां उनकी जनसभा होगी, क्या होगा, डिटेल प्रोग्राम अभी बन रहा है। लेकिन ये सूत्रों से खबर मिली है कि अयोध्या का दौरा प्रियंका गांधी करेंगी होली के बाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता और पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को झटका देते हुए परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव का टिकट काट दिया। मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा यादव को संभल से टिकट की अपील की थी, जिसे अखिलेश यादव ने साफ ठुकरा दिया और संभल से अपर्णा यादव की जगह शफीकुर रहमान बर्क को उम्मीदवार बना दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने 3 और उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया। इनमें गोंडा से पंडित सिंह, कैराना से तबस्सुम हसन और बाराबंकी से रामसागर रावत का नाम शामिल है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव ने 2017 में लखनऊ कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी के हाथों उनकी हार हुई थी।